हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य विज्ञान की आज की ये पहली क्लास आपकी है ना। और देख सकते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और सामान्य विज्ञान अगर आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो 5 नंबर आपके बेहतर हो जाएंगे। और ये समझ के चलिएगा कि आप लोग 5-5 नंबर करके सब कुछ आप लोग कवर करेंगे। अगर आप सोचो नहीं 5 नंबर इकोनॉमिक्स आएंगे उसको छोड़ देंगे, 5 नंबर साइंस छोड़ देंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। फिर तो आप पास नहीं होंगे और इसके बाद जो टॉपर बच्चे होंगे वो मेंस एग्जाम में बैठ जाएंगे। तो हर चीज़ को आप ये समझ के हमको कवर करना है, वो चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, है ना। क्योंकि काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है 5 नंबर छोड़ देंगे, क्यों इतना मेहनत करें। वैसे बहुत लोग साइंस हैं, जो लोग साइंस वर्ग से नहीं रहे हैं, आर्ट साइड से रहे हैं, उनको साइंस पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन आज हमारी क्लास को देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम साइंस साइड हैं कि नहीं है। ठीक है, इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही डेली क्लास आपकी होगी तो डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। चलिए, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बताइएगा कि मानव शरीर की जो सबसे बृहत्तम कोशिका है वो आपकी कौन सी कोशिका है। आपका आंसर में से क्या होगा। दोस्तों 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, याद रखिए ये कोशिका है आपकी। दोस्तों याद रखिएगा स्नायु कोशिका। क्या, स्नायु कोशिका। याद रखिएगा काफी लोग जवाब सी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि भैया आपसे पूछा है कोशिका पूछा गया है, ना कि आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी में कौन सा बड़ा पार्ट आपका है, ये तो नहीं पूछा है। ना ही ग्रंथि आपसे पूछा गया है। याद रखिए मानव शरीर की सबसे बृहत्तम जो आपकी कोशिका है ये स्नायु कोशिका है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होना वाजिब है, बनता भी है, क्योंकि स्नायु कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मिल गया आपका रिजल्ट, ताली बजाइएगा। याद रखिएगा स्नायु कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा, है ना। तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा है, तंत्रिका कोशिका याद रखिए स्नायु कोशिका को ही कहते हैं। क्लियर है, ये बात बिल्कुल सही हुई। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों बताना है, आपसे कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों ये होता है फैराडे का नियम। याद रखिएगा फैराडे का नियम जो होता है ये जमा हुए पदार्थ की मात्रा और धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम, तो फैराडे के नियम लागू होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ये किसकी इकाई है। यहां पर 3 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। पृष्ठ तनाव की बीमा पूछा गया है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगा, सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है क्या, याद रखिएगा बल, है ना। क्या होता है, बल प्रति लंबाई, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर। और न्यूटन प्रति मीटर है तो ये हो गया क्या, न्यूटन प्रति मीटर इसका हो गया, है ना। अब बीमा क्या होगा, जब बीमा बनाएंगे तो m का कोई मतलब नहीं है तो m 0 हो जाएगा और l क्या होगा, 0 होगा और t की घात -2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिएगा 4 का ऑप्शन हो जाएगा m टी की घाते -2, एम टी की घाते -2। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक लकड़ी याद आती है हमेशा। मतलब जब भी हमको एक क्वेश्चन मिलेगा लड़की वाला लकड़ी वाला, हमेशा लकड़ी और लड़की में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार ऐसे हम पेपर देने गए थे, हिंदी का पेपर था और उसमें क्वेश्चन आया था। हमने सोचा कि नहीं लकड़ी नहीं लड़की पढ़ेंगे, लेकिन मतलब उल्टा ही हो गया। जो सोच रहे थे वही गड़बड़ हो गया, लकड़ी की जगह लड़की कर दिया, या लड़की की जगह लकड़ी किया होगा, मतलब याद नहीं है। लेकिन लड़की और लड़का हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लकड़ी और लड़की, और गलत हो गया था। दोस्तों दिया गया है एक लकड़ी अरे लकड़ी लिखा है यार, ऐसा है लकड़ी लिखा है, एक लड़की होना चाहिए, है ना। एक लकड़ी नहीं एक लड़की यहाँ पर होना चाहिए, वो गड़बड़ लिखा है। एक लड़की, दोस्तों याद रखिए एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा। दोस्तों 5 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए भैया जल्दी बताना है। कह रहा है कि एक लकड़ी है ये झूले पर झूल रही है,
यदि वह खड़ी हो जाए तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल दोस्तों घट जाता है। याद रखिए घट जाता है, मतलब आप लोग झूला झूल रहे हैं, जिस समय आप खड़े होते हैं तो थोड़ा सा कम होता है, जब पांगे मारते हैं लंबे लंबे तब दूर जाता है, तो खड़े होने में क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती 46%। अगर आपके घर पे किसानी होती है तो आप बोरी को उठाकर देखिएगा, उस बोरी में दोस्तों लिखा होगा नाइट्रोजन 46%। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वैसे दोस्तों अदर जो आपकी खाद होती है उन खादों में 25% या 26% आपको मिलेगा, लेकिन यूरिया में मिलेगा 46%। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए बताइएगा, कुत्तों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। याद रखिएगा 78 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 78 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। बताइएगा कि पारे का जो प्रतिरोध है शून्य हो जाता है कितने केल्विन पर, कितने केल्विन पर होता है। याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 केल्विन पर होता है, या हम लोग 4 केल्विन को शुद्ध कह सकते हैं कि 4.12 केल्विन पर। याद रखिएगा कि ये जो होता है शून्य हो जाता है इसका, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेथेनॉल को कहते हैं, कह रहा है मेथेनॉल को कहते हैं दोस्तों, मेथेनॉल को कहा जाता है, याद रखिएगा वुड एल्कोहल, क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल कहते हैं। यहां पर वुड एल्कोहल जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर कोई साधारण लोलक है और उसके समय को दोगुना करना है तो धागे की लंबाई दोस्तों क्या करना है, 4 गुनी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 गुनी कर देते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा समय दोगुना आपका हो जाएगा। यहां पर आंसर सी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो वायु में ध्वनि का जो वेग बढ़ता है वो कितना बढ़ता है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर है 0.6 मीटर प्रति सेकंड। 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है मानक दाब। मानक दाब जो होता है क्या होता है दोस्तों, मानक दाब जो होता है याद रखिए ये होता है पारे का 760 मिलीमीटर, है ना। मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि जो पारे का जो दाब होता है ये आपका 760 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ मिलेगा भी, हर चीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइएगा। कह रहा है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो, जब कोई प्रकाश वायु से कांच में जाता है, मतलब यहां पर हमने एक प्रिज्म दे दिया, यहां से प्रकाश को भेज दिया, और प्रकाश जब जाता है थोड़ा सा क्या विक्षेपित होता है और 7 रूपों में आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, क्योंकि सीधा जा रहा था, मार्ग को विचलित कर दिया है, और मार्ग को विचलित किया है, इसके मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन क्या है, घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लाजवाब, बेहतर तरीके के देखिए जवाब आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। जितने भी यहाँ पर साथी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये पहली क्लास है और पहली क्लास में आपकी ताकत दिखनी चाहिए कि आप लोगों को बेहतर क्लास दी जा रही है, और आप लोग अपनी ताकत झोंक दीजिएगा। शेयर और सपोर्ट पूरी तरीके से करिए, लाजवाब आपकी फ्री तैयारी है। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है दोस्तों, जवाब देना है। आप कहेंगे सर विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। दोस्तों याद रखिए विटामिन सी आपको कैसे प्राप्त होगी, आंवला खाइए, सुबह सुबह आंवला खाते हैं तो भैया आपको विटामिन सी मिलेगी, आपके दांत सुंदर होंगे, आपके बाल भी सुंदर होंगे, लहराते हुए बिल्कुल से होंगे, उड़ेंगे, है ना। मतलब समझ रहे हैं कि विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में है तो आपके दांत भी चमकेंगे और आपके बाल भी आपके चमकदार होंगे दोस्तों, है ना। शांति आंवला डाबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। दोस्तों ध्वनि जो आपकी है किस रूप में यात्रा करती है, तो दोस्तों याद रखिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, और ये ठोस द्रव गैस में
आपके संचरण करती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपके ठोस में, फिर आपकी द्रव में, फिर आपके गैसों में। लेकिन याद रखिएगा कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये दोस्तों माध्यम अगर नहीं होगा तो आवाज नहीं आ सकती है। जैसे हम यहाँ पर आपको भेज देते हैं, क्या यहाँ पर भेज देते हैं चंद्रयान 3 के साथ, कहां पर, चंद्रमा पर। अगर आप चंद्रमा में आप पहुंच गए हैं और जब चंद्रमा में आप पहुंच गए हैं तो भैया वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो आप अगर दोनों लोग बात करोगे ना तो भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं है तो भी ध्वनि का आगमन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर में सोनार दिया है, और ये सोनार हीरा जवाहरलाल वाला नहीं है, हीरा जवाहरलाल वाला नहीं है, मतलब हीरा वाला नहीं है। ये दोस्तों है समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज अगर समुद्र में डूबी हुई होती है तो दोस्तों इससे क्या होती है, किरणें निकलती हैं और इसमें टकरा जाती हैं और बता देता है कि यहाँ पर क्या है। तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या होता है, तो भैया सूर्य में है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, और याद रखिएगा हीलियम का परसेंटेज कम है। मतलब हाइड्रोजन लगभग 74% होता है, वहीं पर जो आपका यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ आपकी हीलियम होगी वो आपकी उससे कम होगी। तो याद रखिएगा इसके नाभिक में दोस्तों हाइड्रोजन इसका ईंधन का मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछा है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो आप कहते सर यकृत है, लेकिन यहां पर द्वितीय लगा दिया है, और द्वितीय में क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे अग्न्याशय। क्या, अग्न्याशय द्वारा चालित होता है। अग्न्याशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लंबाई लगभग देखा जाए 6 से 10 इंच तक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नेत्र गोलक किस सेट होते हैं। मतलब जो आपकी आंखें हैं, और ये आंखें जो आपकी होती ना कितनी मांसपेशियों के माध्यम से चलती हैं, याद रखिएगा मांसपेशियां। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आपकी आंखों में 6 मांसपेशियां होती हैं, और उसी के माध्यम से आप दोस्तों क्या करते हैं, लुकुर लुकुर देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, ठीक है ना। कहीं इधर देखेंगे कहीं उधर देखेंगे। जैसे कि उदाहरण आपको दे दें, उदाहरण नहीं देंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लड़कियां बतासा खाने जाती हैं ठेलिया पे, ठीक है ना, खाने जाती हैं, कहीं भैया खिलाए रहो, लेकिन इधर उधर देखते रहेंगे, अरे कोई देख ना ले कि हम खा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, जो आंखें होती इधर उधर घूमती रहती हैं, वो भैया होती हैं 6 मांसपेशियों के माध्यम से, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है। दोस्तों 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक बहुत होते हैं, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो बहुत होते हैं, है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। हम थोड़ा सा अभी आपको हंसा हंसा के पढ़ा रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर सारा दिन आप पढ़ाते रहते हैं और हम बोर हो जाएंगे, बोर नहीं होने देंगे, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक चलता रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, 21 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों यहां पर 22 नंबर का ऑप्शन देना है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। हमने आपको बताया कि हम बतासा खाए थे, उसके अंदर चींटी थी, पानी माने मतलब पानी में डुबो के, तो हमें तो मालूम है कि चींटी जो होती है उसका स्वाद खट्टा होता है, और चींटी में जो अम्ल होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, खट्टा होता है। इसका मतलब है कि अम्ल का जो स्वाद है वो दोस्तों खट्टा होता है, या कह सकते हैं जो आपका होता है 7, अगर 7 के नीचे अगर है तो खट्टे होंगे, और 7 के ऊपर होंगे तो फिर वो क्षारी हो जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, बताना है। 23 नंबर में आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आपका जवाब ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है। दोस्तों 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा 107 अर्घ के। क्या, 107 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम आप बात करें कि कैलोरी में क्या होता है, तो याद रखिए 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कैलोरी पूछ लेता तो आप कहते सर 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा।
पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा दोस्तों? 25 नंबर में। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर, फिर कह रहा है स्वतंत्र गिरने के दौरान। दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखिए, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती हैं? वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती हैं? अब आपने देखा है कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, किसी के ऊपर स्लो मोशन में पानी डालते हैं और उस बूंद को भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि वर्षा की बूंद जो होती हैं गोलाकार होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? 27 नंबर को ऑप्शन देना है और अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा। अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तभी इसका आंसर सही लगा पाएंगे। कह रहा है कि हमने कहा कि सर जी यहां पर दो बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, दो बर्फ के टुकड़े हैं और इन दोनों बर्फ के टुकड़ों को क्या करना है? अगर हम यहां पर जोर से प्रेशर लगा दिया जाए, क्या जोर से प्रेशर लगा दिया जाए तो इनका जो गलने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पर इस टुकड़े को उठा कर कहीं पर दबा दें, कहीं पर छुपा दें या भूसा में छुपा दें तो कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस पर दबाव लगा है, प्रेशर लगा है, तो गलने की प्रक्रिया कम हो गई है और कम हो गई, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है? दोस्तों 28 नंबर में दोस्तों आपका जो आंसर है इनमें क्या होगा? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है? अपनी भाषा में बोले कि इन चारों कपड़ों में अगर आग लगा देते हैं, है ना, इन चारों कपड़ों में अगर आग लगा दें तो ऐसा एक ऐसा भी कपड़ा है जो धीरे धीरे जलेगा, आराम से जलेगा, ठीक है ना, कहेगा और आराम से जलिए। तो दोस्तों ये है आपका सूती कपड़ा। याद रखिए सूती कपड़ा बिल्कुल धीरे धीरे जलता है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई ऐसी भी साड़ी होती है कि थोड़ा सा अगर वो हीट पा जाए तो बिल्कुल साए खत्म, लेकिन सूती कपड़ा नहीं होता है। इसीलिए जब बतेला जानते हैं ना, आग का, जब जंगल में होते हैं सूती कपड़े का यूज करते हैं, मिट्टी तेल डालते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, नई नई बहुएं जाती हैं ससुराल में, कहती हमको यही बर्तन चाहिए, हमको लोहे की कढ़ाई वाला बर्तन नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर बनाए कढ़ी सब्जी बनाए 15 मिनट और रगड़ते रहें उसको 1 घंटा। वो रगड़ेंगी नहीं, कहेंगी थोड़ा सा मेहनत करेंगे और बिल्कुल बन जाएगा। तो दोस्तों उसमें होता है टेफ्लॉन की परत होती है, जिसमें क्या होता है ज्यादा सा तेल उसमें चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है और लड़के क्या करते हैं? लड़के अगर जो रूम लेके रह रहे हैं वो भी यही करते हैं, नहीं तो वो तो चाय बना लेते हैं, कढ़ाई में चाय बना बना के पी लेते हैं। जब कमरे के पूरे बर्तन खत्म हो जाते हैं तब वो बर्तन धुलते हैं, है ना, चाहे 4 दिन हो जाए चाहे 5 दिन हो जाए, पूरे बर्तन खत्म हो जाएंगे तब वो चाहे कढ़ाई में चाय बनाना पड़े। ये लड़कों की खासियत होती है, चाहे कोई भी हो। देखिए कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? बताइएगा कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों 30 नंबर में तो दोस्तों ये है आपका सोना। मतलब कि अगर इसमें सोने में अगर नाइट्रिक अम्ल पड़ जाता है तो इसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। एक दोस्तों लॉजिक वाली बात है कि अगर चांदी के चम्मच से अगर आप अंडा खाते हैं तो याद रखिए आपका जो चम्मच है धीरे धीरे गल जाएगा, ठीक है ना। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अंडे में जो आपका केमिकल होता है वो इससे क्रिया कर लेता है और धीरे धीरे चांदी को गला सकता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? किसे भारी जल कहते हैं? दोस्तों 31 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है अर्थात D2O होता है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? दोस्तों 32 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? लाफिंग गैस आप लड़कों और ये किसी को सुंघा दीजिए तो वो तो हंसेगा, मान लेते हैं, लेकिन अगर जानवर को आपने सुंघा दिया ज्यादा मात्रा में तो जानवर बेहोश हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमारे गांव में ऐसे एक बार हुआ, एक ने लाफिंग गैस से बुकरिया को सुंघा दिया और बुकरिया क्या हो गई, लेट के चली गई बिल्कुल से, वो बेहोश हो गई। तो इसलिए आप लोगों में एक लिमिट होती है, गैस को लिमिट में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तब तो हंसेगा, नहीं तो वो भी दांत बगाड़ देगा और भगवान को प्यारा हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर है 32 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। याद रखिए N2O है ना, N2O लाफिंग गैस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताना है। चलिए देखो चलिए
कह रहा है NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताना है 33 नंबर में। तो दोस्तों NaOH होता है कास्टिक सोडा का होता है। किसका होता है? कास्टिक सोडा का होता है। ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता है? ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। अभी हमने बताया था कि ध्वनि का संचरण तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई माध्यम होगा, और माध्यम में दोस्तों यहाँ पर इस्पात है, वायु है, निर्वात है और पानी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी नंबर, निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। हमारे एक दिमाग में एक बात आती है, बात आई है, बताए क्या? मान लो दो लोग जंगल में जाते हैं तो बस आपस में बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूर होते हैं तो फोन से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा में दो लोगों को भेज दिया जाए, चंद्रमा में दो लोगों को भेज दिया जाए तो कहेंगे भाई साहब चंद्रमा में चलते हैं, कहीं ढूंढते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वो लोग कैसे बात करते होंगे? तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उनके पास होती है कि आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे बोलेंगे सर ये बताइए भाई साहब कि उस किनारे चलें क्या, तो वो सुनाई नहीं देगा। मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस होती है उनके पास जिससे वो बात कर सकते हैं। याद रखिए, दिमाग में अगर कभी आए कि यार फोन लेके वो जाएंगे कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। दोस्तों क्या ये ग्रह हैं? और ग्रह दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं? किसी न किसी का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये खोज जो किया था किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केपलर होना चाहिए। क्या? केपलर ने खोज किया था कि जो आपके ग्रह होते हैं किसी न किसी का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर केपलर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको क्या लिखना है? आपको केपलर बताना है कि ग्रहों की प्रक्रियाएं जो आपकी हैं केपलर ने बताया था। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन लगाना है केपलर, आपको लगाना है। याद रखिएगा केपलर की गति है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है? बताइएगा, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को लाना होता है। मतलब हृदय से रक्त को आगे पहुंचाना होता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे गुब्बारा फुड़ाने वाला होता है ना, पाइप होता है ना, वैसे कभी कभी आप प्रैक्टिकल करना, जो फूकनी होती है उसको आप मुंह से बजाइए तो आवाज निकलेगी। आप अगर उसमें गुब्बारा लगा देंगे फूकेगा, फूलेगा भी। तो वैसे क्या होता है, ये आपका हृदय हो गया, और हृदय से अगर आप फूकेंगे अर्थात धमनियों से, तो दोस्तों क्या होगा? रक्त को आगे ही बढ़ाएगा। तो हृदय से रक्त को आगे ले जाता है कौन? धमनी जो होती है। धमनी एक प्रकार से धोखनी कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो लोहा पीटते हैं ना, लोहा पीटने वाले वो चरखा चलाते रहते हैं, और धमनी से क्या होता है? एयर जाती रहती है, एयर जाती रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? बताना है किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या? परमाणु द्रव्यमान, मतलब संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो इकाइयों मापा जाता है, जिसे डाल्टन भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाए परमाणु द्रव्यमान इकाई में करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेर कर लेती हैं? तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसें शून्य आयतन घेर कर लें? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? -273 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 0 केल्विन कर लीजिए। क्या? या तो 0 केल्विन कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही हंसते खेलते हुए आपके सामान्य विज्ञान को डेली इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपनी लैंग्वेज से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, किताबी लैंग्वेज से नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आनंद आया है, पढ़ने मजा आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।